क्या है बिहार का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाने का रोड मैप। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को अब तक पता चल गया होगा, विभिन्न मीडिया माध्यमों से पता चल गया होगा कि बिहार में पंचायत चुनाव करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग तैयारियों और संभावनाओं पर विचार कर रही है। तो उसका रोड मैप क्या होगा, यह चुनाव प्रक्रिया कैसे कैसे गुजरेगी, कौन सी बाधाएं आने वाली है, इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे जो आपको जानना जरूरी है। सिर्फ आप मीडिया में यह जान लीजिए कि ऐसे चुनाव हो जाएगा, सितंबर तक चुनाव हो जाएगा और दिसंबर तक रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन वो रोड मैप क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हम चर्चा करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप लोगों ने जो प्यार दिया है, जितना हमारे वीडियो को प्यार दिया है, उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और दोस्तों, हम पे और आशीर्वाद बनाए रखिए, इसी तरह से आशीर्वाद बनाए रखिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। तो दोस्तों, चुनाव बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तो टाल दिया गया था, लेकिन अब चुनाव करवाने की कवायद शुरू की जा रही है। उसके रोड मैप में कौन कौन सी बाधाएं हैं, कौन कौन सा स्पीड ब्रेकर है, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो और राज्य निर्वाचन आयोग इन सारे बाधाओं पे विचार विमर्श कर रही है, उसका स्टडी कर रही है। तो बिहार में देखिए, चुनाव के जो रोड मैप में पहला आता है कोरोना, बाढ़, ईवीएम और कानूनी बाध्यताएं। इन सारे बाधाओं से गुजरने के बाद बिहार में पंचायत चुनाव संभव है, इस रोड मैप में शामिल करना होगा। क्या दिसंबर तक चुनाव संपन्न हो जाएंगे? दिसंबर तक चुनाव संपन्न करने का मतलब शपथ ग्रहण तक हो जाएगा दिसंबर तक। तो हम बारी बारी से सारी बाधाओं पे चर्चा करते हैं, जो आपके लिए जानना जरूरी है। आपको मुकम्मल जानकारी मैं देने वाला हूं, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। तो देखिए, पहला जो बाधा है कोरोना। राज्य में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप कम हो रहा है। तीसरी लहर की संभावना को ध्यान में रखकर चुनाव की तैयारी की जाएगी। यह बात सही है कि अब धीरे धीरे राज्य अनलॉक हो रहा है, कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे उसका प्रकोप कम हो रहा है। लेकिन तीसरी लहर की क्या संभावना है, तीसरी लहर आएगी भी कि नहीं आएगी, तो आएगी तो कितने मतलब भयावह तरीके से आएगी या हल्के माइल्ड आएगा, इस पर भी राज्य निर्वाचन आयोग विचार कर रहा है। क्योंकि बिहार में जो चुनाव यह रोका गया है, विभिन्न कारणों से रुकते हुए लास्ट में कोरोना या कोरोना के बाद बाढ़ के कारण चुनाव रोका गया कि यहां बहुत बरसात के दिनों में पानी आ जाती है और बाढ़ के कारण चुनाव कराना संभव नहीं है। बहुत सारे जिलों में बाढ़ प्रभावित रहते हैं, जल जमाव रहता है, इसलिए चुनाव संभव नहीं है। तो अगर सितंबर में कोरोना की तीसरी लहर नहीं आती है तो राज्य निर्वाचन आयोग बाढ़ कैलेंडर के अनुसार चुनाव कराने की कायदत शुरू कर दिया है। बाढ़ कैलेंडर को ध्यान में रखकर निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारी शुरू कर सकता है और आपदा प्रबंधन विभाग को इसके लिए पत्र लिखा है। पत्र लिखकर बाढ़ कैलेंडर की मांग की है, उसकी जानकारी मांगी है, बाढ़ प्रभावित जिलों व प्रखंडों की जानकारी भी मांगी है। राज्य निर्वाचन आयोग जो बाढ़ प्रभावित जिले हैं, और जिले ही नहीं जो प्रखंड हैं, उन प्रखंडों की भी जानकारी मांगी है। उस प्रखंड के अंतर्गत जो पंचायत आते हैं, जो बाढ़ प्रभावित होते हैं, उसकी भी जानकारी मांगी है, ताकि उनका चुनाव का जो शेड्यूल तैयार करने में उसको ध्यान में रखकर चुनाव का शेड्यूल तैयार किया जाए और समय पर चुनाव करवा लिया जाए। और एक बाधा है जिस निर्वाचन आयोग जिस पे विचार कर रही है, वह बाधा है, उस रोड मैप में एक शामिल है ईवीएम। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि यह चुनाव जो टलने का जो प्रमुख कारण शुरू में ईवीएम ही रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग मल्टी पोस्ट ईवीएम से चुनाव करवाना चाहती थी, लेकिन
भारत निर्वाचन आयोग ईवीएम खरीद की मंजूरी नहीं दिया था, एनओसी नहीं दिया था। इसके चलते बहुत दिनों तक यह मामला कोर्ट से लेकर बैठकों तक फंसती रही। लास्ट में सिंगल पोस्ट ईवीएम की इजाजत दी गई और जिसके लिए राज्य सरकार ने और राज्य निर्वाचन आयोग ने दूसरे राज्यों से ईवीएम मंगवा भी लिया था। लेकिन जब चुनाव कोरोना के कारण टला, बाद में बाढ़ के कारण टलते रहा, तो अब बाध्यता ऐसी है कि 31 जुलाई तक जिन राज्यों से ईवीएम मंगाया गया था, जहां चुनाव होने हैं, वहां ईवीएम वापस देना है 31 जुलाई तक। तो ऐसी परिस्थिति में अगर चुनाव की तिथियों की घोषणा होती है तो ईवीएम की भी व्यवस्था पहले से करनी होगी। उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी शुरू कर दिया है और जिलों को राज्यों से टैग कर रहा है कि कौन से जिले में किस राज्य से ईवीएम आएंगे। क्योंकि 31 जुलाई में जहां से ईवीएम चुनाव होना है 4 राज्यों में, वहां तो ईवीएम वापस हो जाएगा। तो अन्य राज्यों से जहां से ईवीएम आएंगे वहां से बिहार के जिलों को टैग किया जा रहा है ताकि वहां से ईवीएम सीधे जिले में आ सके। और एक जो महत्वपूर्ण, जो चुनावी रोड मैप के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो चुनाव करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग को बाध्य कर रहा है, वह है कानूनी बाध्यता। दोस्तों, आपको पता ही है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल समाप्त होने के बाद बिहार में परामर्शी समिति का गठन किया गया पंचायती राज अधिनियम 2006 में सुधार करके, और वहां जो अभी पंचायतों का जो कार्यभार देख रहे हैं वह परामर्शी समिति देख रहे हैं। वह 16 जून से देख रहे हैं। लेकिन 16 जून को जैसे ही परामर्शी समिति के हवाले पंचायत हुए, एक बाध्यता उसके साथ ही शुरू हो गई, उसका टाइम पीरियड शुरू हो गया। तो उसमें यह प्रावधान है कि उसकी मियाद है। ऐसे नहीं परामर्शी समिति आप लागू करें तो जिंदगी भर परामर्शी समिति के जिम्मे ही नहीं रह सकता है पंचायत, तो उसकी मियाद है और उसकी मियाद पूरी हो रही है 16 नवंबर को। 16 नवंबर को, नवंबर महीने में, माफ कीजिएगा, 16 जून से लागू है और 16 नवंबर को शायद यह मियाद इसकी पूरी हो रही है। और नवंबर में अगर चुनाव प्रक्रिया नहीं शुरू होते हैं तो फिर एक बाध्यता हो जाएगी कि इस परामर्शी समिति के लिए फिर एक बैठक, एक और अध्यादेश लाना पड़ सकता है। इसलिए इस कानूनी जो बाध्यता है, इससे बचने के लिए नवंबर में अगर चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो अपने आप परामर्शी समिति सारे का पावर समाप्त हो जाएगा। आचार संहिता लागू होने के साथ ही इन संस्थाओं का पावर समाप्त हो जाएगा। तो फिर उस प्रक्रिया से भी बचा जा सकता है, फिर से सुधार लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह स्वतः आचार संहिता लगते ही स्वतः यह समाप्त हो जाएगा सभी का पावर। और इसी से जुड़ा हुआ कानूनी बाध्यता में भी है एक मतदाता सूची का प्रकाशन। दोस्तों, आपको पता ही है कि अगस्त में वर्तमान मतदाता सूची भारत निर्वाचन आयोग के नियमानुसार निरस्त हो जाएंगे। अगस्त तक वैल्यू है, नवंबर तक वैल्यू है, और अगस्त में फिर भारत निर्वाचन आयोग इसकी प्रक्रिया शुरू कर देगी, फिर से मतदाता सूची का निर्माण। तो उस मतदाता सूची का निर्माण करने के बाद भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची से राज्य के मतदाता को विखंडन करना, शहरी ग्रामीण में बांटना, उसके बाद वार्डों में विखंडित करके उसके बाद फिर राज्य निर्वाचन आयोग प्रकाशित करेगा, आपत्ति के लिए समय देगा, उसके बाद पुनः प्रकाशन तक का भी यह प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इसलिए यह प्रक्रिया भी पहले से ही शुरू करने की जरूरत है। तो इन सब प्रक्रिया से गुजरने के बाद संभावनाएं क्या बनती है? संभावनाएं यही बनती है कि सितंबर से दिसंबर तक हो सकते हैं चुनाव। पंचायतों में चुनाव की घोषणा, नामांकन, चुनाव प्रचार की नामांकन की आखिरी तिथि, उसके बाद हो गया चुनाव, आखिरी तिथि के बाद मतगणना, चुनाव होना, मतगणना के बाद शपथ ग्रहण तक लगभग 3 महीने का समय लग जाएगा। नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण तक
3 महीना का समय लग सकता है। और यदि बाढ़ कैलेंडर मिल जाए, राज्य निर्वाचन आयोग को अगर बाढ़ का कैलेंडर मिल जाए, में भारी कार्य नहीं है, या आपदा प्रबंधन विभाग भी दे सकता है, नहीं तो मेरे जैसे मीडिया हाउस से भी मांगा जा सकता है, क्योंकि हर मीडिया हाउस के पास बाढ़ कहां कहां कब आता है इसकी रिपोर्ट रहती है। तो चाहे तो राज्य निर्वाचन आयोग कहीं से भी यह ले सकता है। तो अगर उस बाढ़ कैलेंडर मिल जाता है तो उस हिसाब से तैयारी करेगा। पहले जहां बाढ़ की संभावना नहीं है वहां चुनाव करवाते हुए अंत में बाढ़ प्रभावित जिलों में, बाढ़ प्रभावित स्थानों पर चुनाव करवाया जा सकता है। अगर यह चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती है समय से 3 महीने पहले से, नवंबर से शुरू हो जाती है, तो सितंबर से लेकर दिसंबर तक में चुनाव समाप्त हो जाएगा और पंचायती राज संस्थाओं के अपने नए प्रतिनिधि मिल जाएंगे। तो दोस्तों, यह थी चुनावी रोड मैप। आप लोग क्या सलाह देते हैं, चुनाव कैसे करवाया जाए? बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, विद्वान लोग आप लोग हैं, तो चुनाव में इस रोड मैप में आप क्या मदद कर सकते हैं? अपना सुझाव इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और यह वीडियो कैसी लगी यह भी लिखिएगा, और क्या जानकारी चाहते हैं यह भी बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।